हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज कृति वर्मा। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्स के साइन एंड एसटीडीज। आज का वीडियो थोड़ा टेक्निकल है, बट एज यूजुअल में मैं बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। अगर कुछ समझ में ना आए, अगर लगे कि ये इतनी जल्दी क्या बोल गई, तो रिवीजन के लिए ये पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग तो पूरी प्लेलिस्ट देख ही ले। आई गारंटी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भला चंगा इस्त्री किया हुआ नाइट सूट पहनकर बिस्तर में सोने के लिए घुसे, फिर कुछ देर में ऐसा क्या हो जाता है कि बाद में लगता है कि यूं ही टाइम वेस्ट किया पूरी नाइट सूट प्रेस करने में। वैसे जोक्स अपार्ट, सीरियसली होता क्या है? कसूर हमारा नहीं है, कसूर हमारे, आप तो जानते ही हैं ना, कसूर हमारे हॉर्मोन्स का है। हॉर्मोन्स। मेल्स में टेस्टिकल्स और फीमेल्स में ओवरीज, ये सेक्स हार्मोन बनाने का काम करते हैं। फीमेल्स में एस्ट्रोजन और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बनता है। ये हार्मोन सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे दिमाग भी इसमें अपनी भूमिका निभाता है। इसीलिए जब आप सेक्सी फोटोज देखते हैं, रॉन्ची म्यूजिक सुनते हैं या कोई खास खुशबू सूंघते हैं तो आप एराउज हो जाते हैं। ऐसे में दिमाग में डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और यही हमें उकसाता है। कामुकता के दौरान शरीर में कुछ हिस्से बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। ये वो हिस्से होते हैं जहां बहुत सारी नर्व एंडिंग होती है। इसमें ब्रेस्ट, कान, नाक, होठ शामिल है। कुल मिलाकर हमारा नर्वस सिस्टम भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये दिमाग से मिले सिग्नल पर फौरन अमल करने लगता है। सेक्स की साइंस अभी बाकी है। इस दौरान शरीर में बहुत कुछ हो रहा होता है। सांसें भारी हो जाती है, दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है और बीपी बढ़ जाता है। धमनियों का आकार बढ़ जाता है और खून बहुत तेजी से जेनिटल ऑर्गन में एरेक्टाइल टिश्यू के पास पहुंच जाता है। इसी वजह से लिंग का आकार बड़ा हो जाता है और क्लिटोरिस का भी। इसके बाद जो होता है उसके लिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जिम्मेदार है। सेक्स के दौरान ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करते हैं। ऑक्सीटोसिन वैसे तो बहुत कुछ करता है, लेकिन सबसे बढ़कर ये जेनिटल ऑर्गन में मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिस कारण ऑर्गेज्म आता है। और इतने सारे केमिकल लोचे के बाद शरीर बेचारा आखिरकार थक कर चैन की नींद सो जाता है। अगर आपको लगता है कि कहानी खत्म हो गई तो रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। सेक्स के दौरान कुछ बातों का ख्याल ना रखा जाए तो कुछ पलों की खुशी लंबे वक्त का गम बन सकती है। एसटीडी एंड एसटीआई यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अक्सर लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ये फैलते कैसे हैं। कुछ लोगों को इसके बारे में ज़रा भी जानकारी नहीं है, तो कुछ को कुछ ज़्यादा ही जानकारी है। उन्हें हर बात में एसटीआई होने का शक लगा रहता है। ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिस्ट है, जैसे कि क्लेमीडिया, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस, जेनिटल वार्ट्स, जेनिटल हर्पिस, स्कैबिस, सिफिलिस एंड एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो चलिए पता करते हैं कि किन कारणों से ये होते हैं और किन से नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करने से उन्हें गोनोरिया जैसी खतरनाक इन्फेक्शन हो सकती है, इसीलिए वो पब्लिक टॉयलेट से दूर रहते हैं। पब्लिक टॉयलेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो गंदे बहुत होते हैं। ऐसे में इन्हें यूज़ करना अनकंफर्टेबल तो होता ही है, लेकिन क्या इस डर से मैं खुद को रोक कर रखूं, दिन भर पानी ना पीऊं ताकि टॉयलेट जाने की ज़रूरत ही ना पड़े? ऐसा मत कीजिए। ऐसे कोई स्टैटिक्स नहीं है जो ये दिखाते हो कि पब्लिक टॉयलेट के इस्तेमाल के कारण एसटीआई के मामले बढ़े हो। हाँ, लेकिन गंदी टॉयलेट सीट पर बैठने के कारण इन्फेक्शन ज़रूर हो सकता है। मेल्स तो खड़े होकर काम चला लेते हैं, फीमेल्स का क्या? फीमेल्स के लिए पी बडी जैसे डिस्पोजेबल फनल्स आते हैं, उनका यूज़ कर सकती हैं आप, या फिर अपने साथ डिस्पोजेबल पेपर टॉयलेट सीट कवर भी रख सकती हैं ताकि आप गंदी सीट के कांटेक्ट में ना आए। तो चलिए, टॉयलेट को लेकर तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, लेकिन स्विमिंग पूल का क्या?
स्विमिंग पूल में वैसे तो पानी लगातार फिल्टर होते रहता है और उसमें क्लोरीन भी डला होता है ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। फिर भी कुछ लोगों को पूल में आने से डर लगता है। कोरोना के बाद लोग हाइजीन को लेकर ज़्यादा अवेयर हुए हैं। ऐसे में आप कई बार अनजान लोगों के साथ स्विमिंग पूल शेयर करना अटपटा सा लगता है। STI होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से। पूल में जाने से STI नहीं होगा, तो निश्चिंत रहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि STI तब भी पॉसिबल है अगर सेक्स पेनिट्रेटिव हो। किसिंग, फोरप्ले या ओरल सेक्स के दौरान आप सेफ रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। STI बिना पेनिट्रेटिव सेक्स के भी फैलता है। किसिंग, फोरप्ले और ओरल सेक्स के दौरान आप अपने पार्टनर को टच करते हैं और क्लेमीडिया और गोनोरिया के बैक्टीरिया बहुत आराम से ट्रांसमिट हो जाते हैं। इनफैक्ट ये सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन में ही नहीं, गले में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए एक गलतफहमी और दूर हुई। अब बात करते हैं कॉन्डम्स की। HIV जैसे वायरस से बचने में ये ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव होते हैं, इसलिए कॉन्डम्स के इस्तेमाल को सेफ सेक्स कहा जाता है। पर कुछ लोग सेफ्टी को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। एक के ऊपर एक 2 कॉन्डम चढ़ा लेते हैं। तो क्या डबल कॉन्डम मतलब डबल प्रोटेक्शन? ये लॉजिकल लगता है लेकिन है नहीं, क्योंकि कॉन्डम बनता है लैटेक्स से। ये बहुत ही सेंसिटिव मटेरियल होता है, तो एक के ऊपर एक कॉन्डम चढ़ाने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है और उसके फटने का खतरा बढ़ जाता है, यानी सेफ्टी बढ़ी नहीं घट गई। तो एक बार में एक ही कॉन्डम यूज़ कीजिए, खर्चा भी बचेगा। STI पर उन लोगों का ध्यान अक्सर तब ही जाता है जब डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब तक वहाँ जलन नहीं होती तब तक लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं और फिर जब एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। STI के आधे मामलों में सिम्टम्स ना के बराबर होते हैं, इसलिए क्योंकि लोगों को खुद ही मालूम नहीं होता कि वो इन्फेक्टेड है और इसी वजह से वो अपने पार्टनर को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। ऑनलाइन डेटिंग और वन नाइट स्टैंड के ज़माने में ज़रूरी है कि आप अपना चेकअप कराते रहें, अपनी सेहत के लिए भी और अपने पार्टनर के सेहत के लिए भी, और जिनके संपर्क में आ रहे हैं उनके सेहत के लिए भी। उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अपने सेहत का रखें ख्याल। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।